हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉलेटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 29 रिकर्सिव फंक्शन इन सी। फंक्शंस के ऊपर ये हमारा चौथा पार्ट है। मतलब इसके पहले जो तीन पार्ट थे, पार्ट 26, पार्ट 27 और पार्ट 28, उन तीनों पार्ट में भी हमने फंक्शंस को ही कवर किया था। और अगर अभी तक आपने उन तीनों पार्ट को नहीं देखा तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उन तीनों पार्ट को देखिए और बाद में इस पार्ट को। उन तीनों पार्ट के लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में दिए, आप चाहें तो उसे वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। देखते हैं पहले रिकर्सिव फंक्शंस क्या है। रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन विच कंटेन्स अ कॉल टू इटसेल्फ। इसका मतलब जो फंक्शन खुद को कॉल करेगा उसे हम कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। जो भी फंक्शन खुद को कॉल करेगा उसे हम क्या कहेंगे? रिकर्सिव फंक्शन। सिंपल डेफिनेशन है। रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पर से स्पेसिफाई किया। रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन टर्मिनेटिंग कंडीशन दैट कैन बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल द रन टाइम स्टैक ओवरफ्लो। इसका मतलब हम जब भी प्रोग्राम्स में रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे तो हम उस फंक्शंस में एक टर्मिनेटिंग कंडीशंस भी स्पेसिफाई करेंगे। टर्मिनेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई करने की वजह से हमारे फंक्शन का कोड, हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने फंक्शंस में टर्मिनेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की तो रिकर्सिव फंक्शन खुद को रिपीटेडली कॉल करता रहेगा। कब तक कॉल करेगा? जब तक आपका स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता तब तक। मतलब आपका आउटपुट इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपको प्रोग्राम को इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं करना और प्रोग्राम को अगर स्टॉप करना है तो उस प्रोग्राम में, उस फंक्शंस में हम टर्मिनेटिंग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे और वो कंडीशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन की बॉडी लिखी है और उसके बॉडी में मैंने उसी फंक्शन को कॉल किया। आप यहाँ पे देखते होंगे तो मैंने यहाँ से डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। डिस्प्ले फंक्शन मतलब ये खुद को ही कॉल कर रहा है, ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। ये सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम एक प्रोग्राम करेंगे और उस प्रोग्राम्स में हम रिकर्सिव फंक्शंस का भी यूज़ करेंगे। तो हमें कोड क्या करना है? हमें यूज़र से सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और उस वैल्यू का फैक्टोरियल नंबर प्रिंट करना है। और फैक्टोरियल नंबर कैसे प्रिंट करना है? हमें यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। तो मैं आपको पहले उस फैक्टोरियल का लॉजिक बताता हूँ और बाद में इसका कोड भी समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने यूज़र से एक वैल्यू एक्सेप्ट की 3 और मुझे इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते? जो भी नंबर हम एंटर करेंगे या फिर जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उस नंबर से लेकर 1 तक हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमने यहाँ पर एंटर किया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 6। मतलब 3 का फैक्टोरियल हुआ 6। सपोज मैंने एंटर किया 5, तो 5 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड करेंगे? 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन, 5 से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन और वो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 120। मतलब 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। और अगर मैंने एंटर की 4 वैल्यू तो हम 4 से लेकर 1 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि हमें 4 का भी फैक्टोरियल मिल जाए। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 24। इसका मतलब 4 का फैक्टोरियल कितना हुआ? 24। लॉजिक सिंपल है। यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस वैल्यू से लेकर हमें 1 तक मल्टीप्लिकेशन करना है। वैल्यू एक से कम करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 1 तक। जो भी आंसर आएगा वही हमारा होगा फैक्टोरियल नंबर, वही हमारी होगी फैक्टोरियल वैल्यू। तो चलिए हम कोड पे चलते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी टाइप करके रखा है तो मैं सिर्फ आपको उसका एग्जीक्यूशन बताता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन कैसे कॉल होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोड स्पेसिफाई किया। अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन बताता हूँ। लेकिन एग्जीक्यूशन बताने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे कि इस कोड में मैंने फैक्ट नाम के फंक्शन का यूज़ किया है, फैक्ट फंक्शन, और उसे एक पैरामीटर पास किया है इंटीजर टाइप का, इंटीजर n। फैक्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट स्पेसिफाई किया, इसलिए ये फैक्ट फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। इस फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया है और उसे क्या पास किया मैंने? n।
और ये हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन, उसके बाद यहाँ पर कॉलिंग और यहाँ पर डेफिनेशन। और इस फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। रिकर्सिव क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। फैक्ट फंक्शन फैक्ट को ही कॉल कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखते हैं। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा void main से, उसके बाद ओपन कर ली, उसके बाद यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, पहला n और सेकेंड रिजल्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा n और सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। दोनों भी वेरिएबल ब्लैंक है, उसमें कोई भी वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। उसके बाद क्लियर स्क्रीन हो जाएगा और आउटपुट में हमें एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर नंबर। अब ये मैसेज आने के बाद हम कौन सा भी नंबर एंटर करेंगे और जो भी नंबर हम एंटर करेंगे उस नंबर को एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन और स्टोर कर देगा n में। एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन और स्टोर कर देगा n वेरिएबल्स में। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू एंटर की 3 आउटपुट के स्क्रीन में, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन और किस वेरिएबल में स्टोर कर देगा? n वेरिएबल्स में। तो हमारा n वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा और वैल्यू कितनी स्टोर हो जाएगी? 3 वैल्यू। और उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट में n, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ से फैक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ से फैक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा तो कंपाइलर यहाँ से डायरेक्टली फैक्ट फंक्शन पे डेफिनेशन को जंप करेगा। यहाँ से कंपाइलर डायरेक्टली फैक्ट फंक्शन के डेफिनेशन को जंप करेगा और जंप करते समय वो कौन सी वैल्यू पास कर देगा? n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी हमारे पास? 3 वैल्यू। वो 3 वैल्यू भी वो यहाँ पर पास कर देगा, मतलब इस n में वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब फंक्शन डेफिनेशन आने के बाद इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। आप एक बात यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए, अभी तक इस प्रिंटफ का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। जैसे ही फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ वैसे ही कंपाइलर उसके कॉलिंग से जंप करके डेफिनेशन पे आ जाएगा। जब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तब भी कंपाइलर बैक में जाके प्रिंट की लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी तक इस लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तो ठीक है, n में 3 वैल्यू आई। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? पहले इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इफ़ में क्या होगा? n की वैल्यू 3 इक्वल टू 1, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंपाइलर डायरेक्टली जाएगा एल्स ब्लॉक में और एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो जाएगा रिटर्न n। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई फैक्ट फंक्शन और ब्रैकेट में n-1, n की वैल्यू कितनी है? 3 -1 कितनी हो जाएगी? वो 2। अब यहाँ से फिर से फैक्ट फंक्शन ही कॉल होगा, तो ये कंपाइलर फिर से इसी फंक्शन को कॉल कर देगा, लेकिन अब वो पास कर देगा 2 वैल्यू। तो मैं आपको समझने के लिए इसी फंक्शन को और एक बार लिखता हूँ। हम इसको ही कॉल करेंगे, यही कॉपी हम सेम यहाँ पर लिखेंगे और कॉल कर देंगे हम इस वाली कॉपी को। तो मैं कोड लिखता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बॉडी को लिख दिया है और मैंने यहाँ पर उस फंक्शन को 2 बार डिफाइन किया है, क्योंकि वो फंक्शन 2 बार कॉल होने वाला है, इसलिए मैंने दोनों बार वो फंक्शन लिखा और दोनों बार सेम कॉपी है। फंक्शंस में कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर इस कोड को 2 बार लिखा है। तो अब क्या होगा? यहाँ से हमारा फिर से फैक्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से कॉल कर देता हूँ फैक्ट फंक्शन को, और अब जब फंक्शन कॉल होगा तो उससे वैल्यू पास होने वाली है 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू कौन से वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी? n वेरिएबल्स में 2 वैल्यू। आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कीजिए, जब हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल किया था तो यहाँ पर हमने वैल्यू पास की थी 3 और अब हम वैल्यू पास कर रहे 2, मतलब हम 1 से कम कर रहे। अब n में 2 वैल्यू आने के बाद कंपाइलर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। पहले इफ़ का ब्लॉक, इफ़ में कंडीशन क्या है? 2 = 1, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंपाइलर अब जाएगा एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूशन होगा रिटर्न n। इस फंक्शन में n की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू फैक्ट ब्रैकेट में n की वैल्यू 2 -1 1, और फिर से यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ से फंक्शन कॉल होने के बाद ये कंपाइलर फिर से खुद के फंक्शंस को कॉल कर देगा, मतलब
फैक्ट में से वो फैक्ट को ही कॉल कर देगा। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने फैक्ट की और एक बॉडी लिखी, तो हम इस निचले वाली बॉडी को कॉल करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम फैक्ट को कॉल करते हैं और अब वैल्यू कितनी पास करेंगे हम, 1 वैल्यू पास होने के बाद वो n में स्टोर हो जाएगी और फिर से इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब फिर से ओपन कर ली, उसके बाद इफ़ की कंडीशन n = 1, अभी n में कितनी वैल्यू है, 1 = 1 और अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो आप देखिए पहले वैल्यू पास हुई थी 3, उसके बाद वैल्यू पास हुई 2, उसके बाद वैल्यू पास हुई 1, मतलब हम 3 से लेकर 1 तक आए और 1 तक आने के बाद हमें इसे स्टॉप करना है, क्योंकि फैक्टोरियल हम कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन करने वाले थे, 1 तक, और यहाँ पर 1 वैल्यू आई, इसलिए अब इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। मतलब कंपाइलर अब फिर से रिवर्स जाएगा, जैसे फॉरवर्ड आया था वैसे ही रिवर्स जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगी 1 वैल्यू, यहाँ से रिटर्न हो जाएगी 1 वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे। तो मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो था फैक्ट, हमने वो कॉल किया था इस पोजीशन से, इसका मतलब ये 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इस पोजीशन पे, ठीक है। और इस पोजीशन पे अगर वो वैल्यू रिटर्न होती है तो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 1, मतलब 2 × 1, हमने यहाँ से रिटर्न 1 की, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा। 2 × 1 कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारा, 2, मतलब इस पूरे इक्वेशन का आंसर आ गया 2। अब ये 2 आने के बाद ये भी वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो ये वैल्यू कहाँ पे रिटर्न होगी, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे। हमने इस फंक्शन को कहाँ से कॉल किया था, देखिए मैं फिर से रिटर्न जा रहा हूँ, इस फंक्शन को हमने कॉल किया था यहाँ से, और यहाँ से कॉल किया था, इसलिए ये जो हमारे आंसर आया ना, जो हमारा आंसर आया 2, वो वैल्यू उसकी जगह पे रिटर्न हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब क्या होगा, 3, अब इसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा 3 × 2, तो इसका पूरे फंक्शन का, पूरे इक्वेशंस का आंसर आ जाएगा 6, 3 × 2 6। और अब ये जो आंसर हमारा आया, जो आउटपुट आया, वो आउटपुट फिर से यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और ये रिटर्न कहाँ पे होगा, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था वहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया था इस जगह से, मतलब ये 6 आंसर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 6 आंसर आता है तो वो स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। और देखिए हमें जो आउटपुट चाहिए था वही आउटपुट आया। हमने इनपुट की थी 3 वैल्यू, और 3 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। देखिए यहाँ से 1 रिटर्न हुई, यहाँ से 2 रिटर्न हुई, और यहाँ से 6 रिटर्न हुई, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब 6 वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होने के बाद कंपाइलर रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करेगा। रिमेनिंग कोड में क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ %d मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 3, तो आउटपुट में आएगा फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर से इक्वल, और इस %d की जगह पे रिजल्ट की वैल्यू, और हमारा रिजल्ट कितना है 6, इसलिए हमें आउटपुट मीनिंगफुल वे में प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6। यहाँ पर 2 जगह पर %d है, तो पहले %d की जगह पे n की वैल्यू आएगी और सेकंड की जगह पे रिजल्ट की वैल्यू, इसलिए हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोड को ओपन किया है टर्बो सी में, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जो कोड मैंने आपको अभी समझा है वही कोड है, फैक्ट फंक्शन है। और अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9, और मैं यहाँ पर, ठीक है, एक एरर है, देखते क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ मैं, फिर से कंट्रोल F9, तो अब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें आउटपुट में आया इंटर नंबर, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 3, तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6। मैं इसको फिर से रन करके देखता हूँ। अब मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, तो 5 का फैक्टोरियल आना चाहिए 120, तो वो भी आउटपुट हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट कोड एग्जीक्यूट हुआ, और हमने इस प्रोग्राम में रिकर्सिव फंक्शंस का भी यूज़ किया, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।